Good evening, student. How are you? Student, we are discuss chapter number class 12th commerce, chapter number 3 concept of demand. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड के बारे में। डिमांड क्या होती है? व्हाट इज़ डिमांड? तो देखिए बच्चों, डिमांड को समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिमांड किससे रिलेट करती है। डिमांड को हिंदी में बोलते हैं मांग, और मांग कौन करेगा? कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर जो होगा वो गुड्स की डिमांड करता है, गुड्स की मांग करता है। तो यहाँ डिमांड की जब हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के साथ साथ अगले जो चैप्टर आएंगे, अगले टॉपिक आएंगे, वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो डिमांड के बारे में आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो बच्चों, डिमांड का मतलब होगा कि जैसे ही डिमांड की बातें आएंगी तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किसका होगा? कंज्यूमर का। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिमांड के बारे में बातचीत करनी होगी। ठीक है। सप्लायर कभी भी गुड्स की डिमांड नहीं करता है, वो गुड्स की सप्लाई करता है। तो यहाँ हमें सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है डिमांड के बारे में। तो सबसे पहले हम डिमांड की डेफिनेशन की बात करते हैं। एट अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय होगा। एट सर्टेन प्राइस, एक निश्चित कीमत होगी। डिमांडेड द कमोडिटी इज कॉल्ड डिमांड, एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर जिन इकाइयों की मांग की गई है वही क्या कहलाएगी बच्चों? मांग कहलाएगी। ठीक है। अब किसी भी गुड्स की डिमांड, नॉर्मली हम बात करें व्यावहारिक जीवन की, तो उसमें डिमांड क्या है कि हम गए एक शॉप पर। ठीक है। ये एक व्यक्ति है, ये एक दुकान पे जाता है, शॉप पे जाता है, और वहाँ उसने कुछ पैसे खर्च करके कहा कि हमें ये गुड्स चाहिए, तो हमने उससे ये गुड्स परचेज कर ली। अब जब हमने गुड्स यहाँ से ली, तभी तो हमने क्या कहलाएगा ये कि हमने क्या की बच्चों? यहाँ पे गुड्स की डिमांड की। तो यहाँ जो गुड्स की डिमांड की है, गुड्स हमारे पास जो आ रही है, ये गुड्स की जो हमने डिमांड की है, अब इस डिमांड के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड जिन्हें बोलते हैं, यानी कि डिमांड के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक बातें होती हैं। तो देखिए, मैं इसमें एक थोड़ी सी स्टोरी टाइप पहले बता देता हूँ, फिर इन तीनों पॉइंटों के बारे में हम बातचीत करेंगे, और इस स्टोरी में ही ये तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, तीनों पॉइंट कवर हो जाएंगे। मान के चलो एक स्टूडेंट है और वो रेंट पे रहता है। अब सुबह 5 बजे उसकी नींद खुलती है, तो वो देखता है कि विंडो से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बाहर बारिश हो रही थी। अब उसका मन होता है कि भाई चलो, सुबह 6 बजे की बातें थी, अब उसका मन होता है चलो पकौड़े बनाए जाएँ, चाय और पकौड़े। अब उसने पहली बात तो ये कि उसका मन हुआ चाय और पकौड़े बनाने खाने का, लेकिन वापस चादर खींची और सो गया। ठीक है। तो यहाँ उसकी डिजायर हुई, लेकिन क्या वो डिजायर इफेक्टिव थी? नहीं थी। लेकिन अपोजिट कंडीशन, उसने चादर फेंकी और उसने कहा कि नहीं, अब तो हमें चाय पकौड़े खाने पीने हैं। तो अब ये डिजायर कैसी कहलाएगी बच्चों? इफेक्टिव डिजायर। ठीक है। इसके बाद आगे उसने देखा कि भाई क्या क्या सामान है, तो उसने देखा कि जो बेसन है, आलू है, प्याज है, मिर्ची वगैरह, बहुत सारा सामान, रिफाइंड जो है, ऐसा सामान नहीं था। तो उसने पॉकेट में हाथ दिया। अब उसकी जेब से 5 का सिक्का निकला। तो क्या मनी है परचेज़ करने के लिए? 5 रुपये थे उसके पास, तो मनी परचेज़ करने के लिए नहीं है। लेकिन दूसरे जेब में हाथ डाला तो 2000 का नोट निकला। अब उसके पास मनी है परचेज़ करने के लिए। अब उसने वापस सोचा कि भाई पॉकेट में वो पैसे रख लिए और कहा नहीं, अभी इससे हमें पूरा महीना चलाना है। ठीक है। अभी भी यहाँ तक कोई गुड्स की डिमांड नहीं हुई, लेकिन अब उसने क्या किया? उसने सोचा कि नहीं, चलो ये हम खर्च करेंगे, आज हमें चाय पकौड़े खाने ही हैं। अब वो दुकान पे जाता है और उस पैसे से वो गुड्स की क्या करता है? डिमांड, कि भाई हमें आधा किलो बेसन चाहिए, हमें प्याज चाहिए, हमें रिफाइंड चाहिए। तब क्या कहलाई? यहाँ पे गुड्स की डिमांड कहलाई। तो विलिंगनेस टू पे फॉर द कमोडिटी, जो मनी था उसके पास 2000 रुपये थे। पहली कंडीशन हमने बताई आपको कि वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन विलिंगनेस टू पे फॉर द कमोडिटी, अगर उन्हें खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाद ही तो क्या बनती है बच्चों? गुड्स की डिमांड हो पाती है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ डिमांड है 3। इफेक्टिव डिजायर, डिजायर होनी चाहिए लेकिन कैसी? इफेक्टिव।
मनी टू परचेज, परचेज करने के लिए पैसा होना चाहिए। विलिंगनेस टू पे फॉर द कमोडिटी, कमोडिटी परचेज करने के लिए, कमोडिटी के लिए पे करने के लिए तैयार होने चाहिए। इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद ही गुड्स की क्या कहलाती है बच्चों, क्या बन जाती है, डिमांड। गुड्स की डिमांड हो जाएगी मार्केट में। तो इस तरीके से ये हमारे 3 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड हो गए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद रखने। इसके बाद हम बात करते हैं आगे लॉ ऑफ डिमांड की। तो लॉ ऑफ डिमांड में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक एजम्पशन ली जाती है, इस एजम्पशन पर ही हमारा लॉ काम करता है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इसी को सेटेरिस पारिवस भी बोलते हैं। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो हम बातें करेंगे सिर्फ वही बातें होनी चाहिए, इसके अलावा अन्य बातें कैसी होंगी, स्थिर होंगी। ये एजम्पशन ली जाती है। अन्य बातों में बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, उनकी बातें करेंगे। तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज देन डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल डिक्रीज। प्राइस कैसे हो रहे हैं, अगर गुड्स के बढ़ रहे हैं तब गुड्स की डिमांड कैसी होगी, कम हो जाएगी। एंड व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज देन डिमांड ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ इस तरीके की बातें कही गई हैं। शॉर्ट में अगर बात करें कि जब किसी गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उस गुड्स की डिमांड कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि ध्यान रखना, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, जब गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। मान के चलो साइकिल है, अब साइकिल 5000 की ऑन एन एवरेज प्राइस हमने लिया, 5000 की आ रही है। उस समय जो भी क्वांटिटी की डिमांड हो रही थी, अब गुड्स के प्राइस इंक्रीज कर गए, 50,000 हो गई, ठीक है, कितने हो गए, 50,000। तो प्राइस बढ़े, बताइए गुड्स की डिमांड पहले के कंपेयर में कैसी होगी, कम हो जाएगी। तो गुड्स के प्राइस बढ़े, डिमांड कैसी हो गई, कम हो गई। प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। ये देखिए, मान के चलो एरोप्लेन, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 500 करोड़ का आता है, ठीक है। उस समय जो भी डिमांड हो रही थी, अब 50 रुपये का आने लग जाए, जी हाँ, ओरिजिनली 50 रुपये का आने लग जाए, तो प्राइस कम हो गए तो डिमांड कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है। जब किसी गुड्स के प्राइस इंक्रीज करते हैं तब डिमांड ऑफ द क्वांटिटी डिक्रीज होती है, एंड व्हेन प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिक्रीज देन डिमांड ऑफ द क्वांटिटी विल इंक्रीज। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आ गया बच्चों सभी के? सिंपल सा सीधा सा ये वाला कॉन्सेप्ट है। प्राइस इंक्रीज करने, क्वांटिटी डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज। लेकिन ध्यान रखना है, प्राइस फ्री होंगे, यानी कि आप पहले प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं, और पहले प्राइस में चेंज करना है। ध्यान रखना, क्वांटिटी में चेंज मत कर देना, पहले किस में चेंज करना है, प्राइस में। तो प्राइस फ्री होंगे पहले प्राइस में, चाहे आप इंक्रीज करें या डिक्रीज, और क्वांटिटी प्राइस पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। प्राइस अगर आपने इंक्रीज किए तो फिर क्वांटिटी में आपको डिक्रीज ही करना है, या पहले प्राइस में आपने डिक्रीज किया है तो क्वांटिटी आपको इंक्रीज करना है। तो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर, ठीक है बच्चों। और दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है, इनवर्स, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज, अपोजिट रिलेशन हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अब लॉ ऑफ डिमांड के लिए। प्राइस किसी भी एक गुड्स, कोई भी गुड्स है, उसके प्राइस हैं 10 रुपीज़, उस समय क्वांटिटी की डिमांड हो रही है 20 क्वांटिटी। प्राइस इंक्रीज कर गए, 10 से 20 हो गए, तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जब प्राइस बढ़े तो डिमांड कम ही तो होगी। देखिए पहले 20 क्वांटिटी परचेज की जा रही है, अब कितनी, 10 क्वांटिटी, कम हो गई, ठीक है जी। इसका देखिए कर्व बना लेते हैं। ये हमने ओ वाई एक्सिस, ये ओ एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी शो कर दी, और ओ वाई एक्सिस पर हमने प्राइस शो कर दी। आपको ऐसे ही शो करना है डायग्राम में। पहला कॉम्बिनेशन, प्राइस 10 क्वांटिटी 20, प्राइस 10 और क्वांटिटी कितनी, 20, ये वाला पॉइंट आ गया। प्राइस 20 क्वांटिटी 10, प्राइस 20 ये हो गए, और क्वांटिटी कितनी, 10, यहाँ तक। ये कॉम्बिनेशन जो है दोनों, इनसे हम लाइन खींच देंगे, ये हमारा डिमांड कर्व हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो लॉ ऑफ डिमांड की बातें याद रखनी है, अगले टॉपिकों में ये बहुत काम आने वाली है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे डिमांड शेड्यूल एंड कर्व की। तो देखिए डिमांड शेड्यूल एंड कर्व, डिमांड शेड्यूल एंड कर्व ये आपका इंडिविजुअल के केस में हम बात करेंगे और
किसके केस में? मार्केट के केस में। इंडिविजुअल डिमांड आएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व आएगा, ऐसे ही मार्केट डिमांड शेड्यूल आएगा, मार्केट डिमांड कर्व आएगा। बस आपको ये चीज़ें अब आसान हो जानी चाहिए। शेड्यूल का मतलब टेबल है, जो अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड में टेबल बनाई थी ना, तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये वाली टेबल बनाई थी, ये क्या कहलाती है? टेबल, या इसी का दूसरा नाम होता है शेड्यूल। तो ये चीज़ आपको अब अच्छे से समझनी है कि इंडिविजुअल और मार्केट का मतलब क्या है। तो हम यहाँ डिमांड की बातें पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब हुआ बच्चों, किसी भी गुड्स का एक अकेले क्रेता की बात करें, सिंगल बायर की बात करें, तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी उसकी। ठीक है, एक व्यक्ति है ए, उसने मार्केट से जाकर के कोई भी गुड्स परचेज की, तो इसका मतलब हम किसकी डिमांड की बात कर रहे हैं? ए की डिमांड की, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब, जैसे एक गुड्स है, मान के चलो समोसे। अब समोसे के पूरे मार्केट में जितने भी बायर होंगे, अगर सबका टोटल करें तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, ए व्यक्ति समोसे में कितना परचेज कर रहा है, इंडिविजुअल हमने बात की, तो इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब हुआ कि मार्केट में जितने भी बायर हैं जो समोसे परचेज कर रहे हैं, सबका टोटल कर दें तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं और नंबर बाय नंबर दोनों टॉपिकों की बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड कर्व की। इन सर्टेन टाइम एट सर्टेन प्राइस demanded the quantity by an individual buyer। यहाँ तक तो डिमांड की डेफिनेशन हो गई, लेकिन उस डिमांड की डेफिनेशन में ही अगर हम कह दें कि एक क्रेता के द्वारा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी बच्चों? इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगी। इन सर्टेन टाइम एट सर्टेन प्राइस डिमांडेड द क्वांटिटी बाय एन इंडिविजुअल बायर इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड हो गया। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे, तो अकेले बायर के द्वारा, अकेले क्रेता के द्वारा जो डिमांड की जा रही है, उसकी जो टेबल बनाई जाएगी वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगी। देखिए, एक व्यक्ति है राम, वो गुड्स परचेज कर रहा है। ठीक है, अब राम गुड्स परचेज कर रहा है, तो एक ही तरीके की कोई गुड्स हैं और एक अकेले बायर की बात कर रहे हैं राम की, प्राइस बढ़ रहे हैं 10, 20, 30, तो राम ने क्या किया? डिमांड कम कर दी, 30, 20, 10। तो अब ये जो टेबल होगी जो एक बायर की डिमांड को शो करेगी, वही क्या कहलाएगी? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या इंडिविजुअल डिमांड टेबल। देखिए डेफिनेशन, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, लिस्ट commodity which a consumer will purchase at different price at given time, that schedule is called individual demand schedule। क्लियर है बच्चों? ये इस टेबल के बेस पर इसका देखिए डायग्राम भी है। देखिए टेबल के बेस पर डायग्राम किस तरीके से बना। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स पर क्वांटिटी ली हमने और ओ वाई एक्सिस पर प्राइस लिए। 10, 30 प्राइस 10, क्वांटिटी 30, 20, 20 प्राइस 20, क्वांटिटी 20, प्राइस 30, क्वांटिटी 10, 30, क्वांटिटी 10। तो इन कॉम्बिनेशन को हमने मिला दिया, ये डिमांड कर्व हो गया। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट है हमारा बच्चों मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। तो सबसे पहले मार्केट डिमांड की बात करते हैं। मार्केट डिमांड रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स, या ऑल कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं मार्केट डिमांड में, एट द गिवन प्राइस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। क्लियर है? बहुत आसान डेफिनेशन है। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे, तो जो मार्केट डिमांड को शो करने वाली टेबल होगी वो मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाएगी। देखिए प्राइस, और यहाँ पे हमने बायर की बात की, ए बी सी, ये गुड्स के 3 बायर हैं मार्केट में, ए बी और सी। प्राइस 25, 50, 75 इंक्रीज कर रहे हैं,
तो ए की जो डिमांड होगी लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, जब गुड्स के प्राइस इंक्रीज करते हैं तो क्वांटिटी की डिमांड डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, सभी की डिक्रीज होंगी। ठीक है, अब जब प्राइस 25 थे तो ए कितनी डिमांड कर रहा है 10, बी कितनी डिमांड कर रहा है क्वांटिटी की 50, सी कितनी डिमांड कर रहा है 40। तीनों की डिमांड का अगर हम टोटल कर दें तो वही तो मार्केट डिमांड कहलाएगी। तीनों का टोटल कर दिया, प्राइस 50, तीनों की डिमांड का टोटल कर दिया, प्राइस ये, तीनों की डिमांड का टोटल कर दिया, ये हमारी मार्केट डिमांड आ गई। और मार्केट डिमांड इसी के बेस पर, टेबल के बेस पर देखिए डेफिनेशन, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर विल बाई एट डिफरेंट प्राइस एट अ गिवन टाइम, दैट शेड्यूल इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, बिल्कुल ये टेबल डेफिनेशन में लिखी गई है। प्राइस और मार्केट डिमांड के बेस पर ये डायग्राम बनाया गया है। प्राइस 25, डिमांड 100। देखिए प्राइस 25, डिमांड 100, प्राइस 50, डिमांड 80, प्राइस 50, डिमांड 80, प्राइस 75, डिमांड 60, प्राइस 75, डिमांड 60। तीनों पॉइंटों को मिला करके मार्केट डिमांड कर्व हो गया। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिमांड का, मांग का डिटर्मिनेशन करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है, यानी कि इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनसे जो डिमांड है वो इफ़ेक्ट होती है, कम ज़्यादा होती है। तो देखिए हमें डिमांड पर इफ़ेक्ट देखना है, मांग पर। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब किसी गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो वो महंगी हो जाती है, महंगी हो जाती है तो हम कम क्वांटिटी की डिमांड करते हैं। डिमांड इफेक्टिव हुई कि नहीं हुई, प्रभावित हुई। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो वो पहले के कंपेयर में गुड्स की ज़्यादा डिमांड करता है, जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए तो पहले के कंपेयर में वो गुड्स की डिमांड भी कम करता है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो रिलेटेड गुड्स में जब एक गुड्स के प्राइस में चेंज होता है तो उससे दूसरी गुड्स की डिमांड जो है वो इफ़ेक्ट करती है। जैसे पेट्रोल है, अब पेट्रोल सस्ता हो जाए, 2 रुपये लीटर आने लग जाए, तो बताओ कार की डिमांड जो है वो कैसी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। जब पेट्रोल सस्ता हो जाए 2 रुपये लीटर तो कार की डिमांड पहले के कंपेयर में बढ़ जाएगी। तो डिमांड का डिटर्मिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 4 है टेस्ट एंड प्रीफरेंस। अब कंज्यूमर का किसी गुड्स को लेकर के टेस्ट पहले के कंपेयर में ज़्यादा अच्छा हो गया, बढ़ गया टेस्ट, तो उस गुड्स की डिमांड कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेस्ट कम हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा तो गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। प्रीफरेंस, पहले कम प्राथमिकता देते थे, प्रायोरिटी कम देते थे गुड्स के लिए, अब ज़्यादा दे रहे हैं, तो बताइए डिमांड कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड डिटर्मिनेट हो रही है। प्राइस एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, अगर लग रहा है कि आने वाले समय में किसी गुड्स के प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे, आने वाले समय में ज़्यादा हो जाएंगे, तो अभी क्या करते हैं, गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हैं। भाई रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है तो क्या करते हैं, अभी टंकी फुल करवा लेते हैं। ठीक है, या आगे चल के प्राइस कम होने वाले हैं तो अभी हम गुड्स की डिमांड कम करते हैं ताकि आगे चल के जब प्राइस कम होंगे तब गुड्स की डिमांड कर लेंगे। तो प्राइस एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, ये भी डिमांड का डिटर्मिनेशन करते हैं। क्लियर पांचों पॉइंट बच्चों। चलिए इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, उसकी बात करते हैं, और वो टॉपिक है देखिए 2 टॉपिक आएंगे। एक टॉपिक होगा बच्चों शिफ्ट इन डिमांड कर्व और एक आएगा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व यानी कि डिमांड का राइट साइड शिफ्ट हो और लेफ्ट साइड शिफ्ट हो। एक्सपेंशन यानी कि बढ़ना, विस्तार होना, एंड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कम होना अर्थात सिकुड़ना। ठीक है, डिमांड कर्व का। तो पहले हम इसी पॉइंट की बात करते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन का मतलब बच्चों क्या, विस्तार, बढ़ना। कॉन्ट्रैक्शन का सिकुड़ना, कम होना। तो देखिए इसमें बात करते हैं अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट
व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज, जब किसी गुड्स के प्राइस कम होते हैं, डिक्रीज, देन डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज। जब किसी गुड्स के प्राइस डिक्रीज हों, देन डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। डिमांड यहाँ कैसी हो रही है बताइए जल्दी से। डिमांड, देखिए यहाँ पे डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, तो डिमांड इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक्सपेंशन। डिमांड एक्सपेंशन ही तो हो रही है, विस्तार हो रही है, बढ़ रही है, तो ये एक्सपेंशन कहलाएगा। देखिए डायग्राम, ओ वाई एक्सिस ओ एक्स पर क्वांटिटी, ओ वाई पर प्राइस। पहली कंडीशन हमने ये शो की, प्राइस 20 क्वांटिटी 10, ठीक है। अब प्राइस कम हुए, प्राइस कम होने पर क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब क्वांटिटी जो ये बढ़ी है, यही तो क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन, बढ़ना। समझ में आ गया। सेकंड, इसके बाद बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन की। तो व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, जब प्राइस इंक्रीज करें, देन डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज, तब डिमांड कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो डिमांड कम हो रही है, डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज, डिमांड कम हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, कम होना, सिकुड़ना। देखिए डायग्राम, पहली कंडीशन प्राइस 10 क्वांटिटी 20, प्राइस बढ़ गए तो क्वांटिटी कैसी हो गई, कम। अब ये क्वांटिटी जो कम हुई है, यही तो कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। क्लियर बच्चों, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चलिए इसके बाद अभी एक और टॉपिक रह गया है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम, शिफ्ट इन डिमांड कर्व की। सेकंड पॉइंट, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। देयर कैन बी टू टाइप ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। फर्स्ट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द राइट साइड और अपवर्ड साइड, अपवर्ड शिफ्ट, या तो राइट साइड या जिसे हम ऊपर की ओर भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि गुड्स के प्राइस में चेंज हो रहा था। अब यहाँ क्या होगा, प्राइस फिक्स होंगे, अदर थिंग्स में चेंज होगा। इफ द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट बट व्हेन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन डिमांड कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए थ्योरी डायग्राम से बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो हम डायग्राम देखते हैं। ओ एक्स एक्सिस क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस प्राइस। पहली कंडीशन प्राइस 10 क्वांटिटी 20। अब गुड्स के प्राइस अभी भी 10 है, ठीक है, 10 पे 20, ये डिमांड कर्व बन गया इस वाले पॉइंट पर। अब गुड्स के प्राइस अभी भी 10 है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम पहले के कंपेयर में बढ़ गई। अब इनकम बढ़ेगी तो इसी मूल्य पर, इसी प्राइस पर पहले के कंपेयर में गुड्स की डिमांड भी तो बढ़ जाएगी, और डिमांड कर्व इस वाले पॉइंट पर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, डिमांड कर्व इस वाले पॉइंट पर शिफ्ट कर जाएगा। ये कहलाएगा डिमांड कर्व का राइट साइड शिफ्ट होना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, प्राइस 10 क्वांटिटी 20, गुड्स के प्राइस 10 है, लेकिन अभी कंज्यूमर की इनकम पहले के कंपेयर में बढ़ गई। जब इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर को ये गुड्स सस्ती लगेगी। नॉर्मली ये माना जाता है कि कंज्यूमर इस गुड्स की डिमांड बढ़ा देगा। ठीक है, चलिए सेकंड है शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में अब शिफ्ट करेगा और डाउनवर्ड। इफ द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी कांस्टेंट बट व्हेन डिक्रीज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, देन डिमांड कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखिए कैसे, पहली सिचुएशन प्राइस 10 क्वांटिटी 30, प्राइस 10 क्वांटिटी 30, ये वाला डिमांड कर्व हो गया। अब प्राइस 10 ही है, लेकिन अब कंज्यूमर की इनकम पहले के कंपेयर में कम हो गई। पहले ये डिमांड की जा रही थी, अब पहले के कंपेयर में इनकम कम हो गई, तो पहले के कंपेयर में इसी प्राइस पर कंज्यूमर कम ही तो गुड्स परचेज करेगा। अब इस वाले पॉइंट पर डिमांड कर्व बनेगा, ये कहलाएगा डिमांड कर्व का लेफ्ट साइड शिफ्ट होना। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्लियर हुआ बच्चों। चलिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की कुछ अपवाद वाली स्थिति होती है। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद।
अब ये अपवाद कैसे होते हैं, तो देखिए जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था उसका अपोजिट इनमें होता है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि जब किसी गुड्स के प्राइस इंक्रीज़ करते हैं तो गुड्स की डिमांड डिक्रीज होंगी, जबकि कुछ जगह ऐसा होता है कि प्राइस इंक्रीज होने पर भी गुड्स की डिमांड डिक्रीज नहीं हो पाती है, वो हमारे कहलाते हैं एक्सेप्शन। यानी कि जहां हमारा लॉ काम नहीं करता है वो सिचुएशन कौन सी होती है, एक्सेप्शन। ठीक है, तो सबसे पहला होता है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स जो हैं वो एक इकोनॉमिस्ट थे, सर रॉबर्ट गिफिन। इन्होंने एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च में कुछ गुड्स के बारे में ऐसा पता चला था जिनका सर रॉबर्ट गिफिन ने एक्सप्लेनेशन दिया था, तो उन्हीं के नाम पर उन गुड्स का नाम पड़ गया गिफिन गुड्स। ठीक है, अब ये गिफिन गुड्स क्या होती हैं, तो अलग से कोई गुड्स नहीं होती हैं। इसमें जो लो क्वालिटी की गुड्स होती हैं, निम्न स्तर की जो गुड्स होती हैं उनको शामिल किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ ज्वार का। मान के चलो कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है, गरीब है तो वो क्या करेगा, ज्वार का आटा बना करके तब उससे रोटी बनाएगा। अब आप कहो कि ज्वार का क्यों खाएगा, क्योंकि गरीब है वो, गेहूँ उसके लिए महंगा पड़ेगा, ज्वार सस्ती होती है। ठीक है, तो ज्वार का आटा बनवा करके तब उसकी रोटी का कंजप्शन करेगा। मान के चलो उसकी इनकम बढ़ जाए, इनकम बढ़े तो नॉर्मली क्या होगा कि वो उस ज्वार की डिमांड बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा, अब जब पैसे वाला हो गया, जब उसकी इनकम बढ़ गई तो ज्वार की डिमांड ना बढ़ा करके क्या करेगा, गेहूं की डिमांड बढ़ा देता। तो इसका मतलब ज्वार की मांग कैसी कर दी, कम कर दी। अब इनकम बढ़ने पर गुड्स की डिमांड बढ़ानी चाहिए थी, ज्वार की डिमांड बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पे ज्वार की डिमांड नहीं बढ़ा रहा है, तो हमारा लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, गुड्स हैविंग प्रेस्टिजियस वैल्यू, जो उच्च कोटि की गुड्स होती हैं, बहुमूल्य जो गुड्स होती हैं, हीरा चांदी जवाहरात वगैरह, ये जो भी होते हैं पन्ने, तो इनकी प्रेस्टिजियस वैल्यू होती है, ये दिखावटी होती है एक तरीके से। ये वस्तु जितनी ज़्यादा महंगी होंगी डिमांड नॉर्मली उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन प्राइस, अब लग रहा है कि आने वाले समय में गुड्स के प्राइस क्या होने वाले हैं। जैसे कि मान के चलो अभी गुड्स के प्राइस बढ़ गए, तो डिमांड कम होगी नियम के अनुसार, नियम के लॉ के अकॉर्डिंग। तो जब प्राइस बढ़े हैं तो गुड्स की डिमांड भी कम होगी, लेकिन अभी गुड्स के प्राइस इंक्रीज किए और आपको ये भी पता है कि आगे चल के गुड्स के प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो अभी प्राइस बढ़ने पर भी आप गुड्स की डिमांड कैसी कर दोगे, ज़्यादा, क्योंकि आगे चल के और भी ज़्यादा प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो अभी जब प्राइस बढ़े तो गुड्स की डिमांड आपने बढ़ाई, जबकि लॉ क्या कहता है, गुड्स के प्राइस बढ़ने पर डिमांड डिक्रीज होगी। यहाँ पे भी काम नहीं करता है। इग्नोरेंस और मिसकंसेप्शन, बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, वो ये मानते हैं कि जो गुड्स महंगी होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी और जो सस्ती होगी वो बेकार होगी। ठीक है, तो गुड्स के प्राइस बढ़ने पर कुछ लोग उससे प्राइस को इग्नोर कर देते हैं, वो एज्यूम कर लेते हैं कि गुड्स के प्राइस बढ़े हैं तो इसका मतलब गुड्स ज़्यादा अच्छी होगी और वो डिमांड भी बढ़ा देते हैं। मिसकंसेप्शन एडवर्टाइजमेंट वगैरह से जो इफेक्ट पड़ता है। डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स, जो भी नेसेसरी गुड्स होती हैं डेली रूटीन के लिए जो यूजफुल होती हैं, आवश्यक होती हैं, उनके प्राइस बढ़ जाएं या कम हो जाएं उनकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से बच्चों ये 5 एक्सेप्शनल केस थे लॉ ऑफ डिमांड के, जहां हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों।